हेलो स्टूडेंट्स, और इकोनॉमिस्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टोटल 4 मेथड्स है। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड, थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड फोर्थ वन इज सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट मेथड प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के अंदर आपको ये देखना है कि पूरे 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 1 ईयर के अंदर इंडिया में टोटल कितनी कमोडिटीज़ और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई है और उनकी नेट वैल्यू क्या है, इनको सम अप करके हम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स नेट वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज produced during 1 year is assessed and all these are added is called national income। नेशनल इनकम के लिए जितनी भी कमोडिटीज़ है, जो कुछ भी प्रोड्यूस्ड हो रही थी, वो सब आप ले लेंगे। जितनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड कराई है, वो सारी सर्विसेज, और उन सब का हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ एक टर्म और आई है 1 ईयर पीरियड। 1 ईयर से यहाँ पे मीनिंग है 1 अकाउंटिंग पीरियड या 1 फाइनेंशियल पीरियड। 1 फाइनेंशियल पीरियड 1 फाइनेंशियल पीरियड कितना होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च का होगा। तो सारी कमोडिटीज़ और सारी सर्विसेज, उनकी जो नेट वैल्यू थी, उनका सम अप करते हैं। एक टर्म यहाँ पे और आ रही है नेट वैल्यू। नेट वैल्यू का मतलब होता है जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, जो मशीनरी है उसके रिपेयर हमने करवाया और उसके बाद में उसकी करेंट के अंदर एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या है। डेप्रिसिएशन टर्म को समझते हैं। अगर आपने कोई बाइक आज 1 लाख रुपीज़ में परचेज की है एंड आफ्टर 6 मंथ जब आप उसको सेल करेंगे, तो जब आप सेल करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख नहीं होगी, लेस देन 1 लाख रुपीज़ होगी। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू आपकी 80,000 रुपीज़ आती है। तो परचेज की थी 1 लाख रुपीज़ में, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 80,000 रुपीज़। तो बीच का जो ये डिफरेंसिंग अमाउंट है 20,000 रुपीज़, ये उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक इसी तरीके से आपने कोई मशीन परचेज की है, आपने कोई टूल्स लिए हैं, तो जब आपने उसको परचेज किया और उसके बाद में जैसे जैसे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डाउन होती चली जाती है। और साथ में आपने उसको रिपेयर भी कराया होगा, कितना आपने उसको यूटिलाइज किया है, तो करेंट में उसकी जो वैल्यू होती है वो कहलाती है उसकी नेट वैल्यू। तो ऑल कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज की जो नेट वैल्यू है ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, उन सबको हम ऐड करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड, है ना। इस प्रोडक्शन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप इसका फॉर्मूला लिखिए। नेशनल इनकम इक्वल्स टू, फर्स्ट आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज़। अब गवर्नमेंट सब्सिडीज़ क्या होती है? गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उस पर कोई डिडक्शन आपको दे दिया कि जितना बिल आएगा उसका आपसे 50% ही डिपॉजिट कराना है। तो यहाँ पे क्या हो गई? कॉस्ट कटिंग हो गई आपकी। बिल आया था 5,000 रुपीज़ का, आपको पे कितना करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल में? 2,500 रुपीज़। ये कहलाती है गवर्नमेंट की साइड से जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसमें से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस। जितने भी इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्स है उनको माइनस करना है, माइनस सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है उन पे जो सरप्लस आपको देखने को मिल रहा है, सरप्लस का मतलब होता है जो एक्सेस में उनके पास में अमाउंट है, माइनस बिजनेस पेमेंट्स। अब जब बिजनेस रन हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के पेमेंट्स भी होंगे, कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी करना होता है, कुछ आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट्स है उन सबको आप माइनस कर दीजिए, माइनस स्टैटिकल एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। फिर से रिपीट कर लूँ, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी प्लस गवर्नमेंट सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस माइनस सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज माइनस बिजनेस पेमेंट्स एंड माइनस स्टैटिकल एडजस्टमेंट। इस तरीके से प्रोडक्शन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आगे हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन मेथड की एडवांटेजेस क्या क्या है। तो टोटल 5 एडवांटेजेस को स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है हमारी कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज इजी एंड कन्वीनियंट। इजी एंड कन्वीनियंट क्यों कहा है हमने? क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें हमने क्या किया था? ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड जो हमने प्रोड्यूस किया है उनका सम अप करना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय दिस मेथड इज एक्यूरेट।
एक्यूरेट मीन्स जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन हमें डेटा के थ्रू मिल जाती है, और ये जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये डेटा कलेक्शन जो करते हैं हम, ये एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन भी बहुत ही ईजी हो जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है आपका कि ये बहुत ही ईजीली एक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आप एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका सेकेंडरी सेक्टर है, तो इन दोनों से जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है उनकी कैलकुलेशन इजीली हम कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट, ये जो मेथड है ये सारी कंट्रीज के अंदर एप्लीकेबल है। हमने 4 मेथड्स की बात की थी। 4 मेथड्स के अंदर प्रोडक्शन मेथड ऐसा है जो ऑल कंट्रीज के अंदर एक्सेस होता है। मीन्स हमारे अलावा और भी जो फॉरेन कंट्रीज है वो भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन मेथड को यूटिलाइज करती है। और लास्ट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा वेरी यूजफुल है। क्यों? क्योंकि कंपेयर द प्रोडक्शन कंजप्शन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस। प्रोडक्शन कंजप्शन कितना हो रहा है उसका क्या करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा सकता है, और इसके साथ ही इसकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस भी हमें देखने को मिलती है। तो एडवांटेजेस आपने 5 पॉइंट्स के अंदर देखी है। तो जब भी आपको प्रोडक्शन मेथड लिखना है तो पहले आप बताएंगे कि प्रोडक्शन मेथड के अंदर नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 1 ईयर पीरियड के नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। ये 1 ईयर पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज को हम ले रहे। नेक्स्ट हमने इसके फॉर्मूला के बारे में बताया, और लास्ट में हमने 5 एडवांटेजेस डिस्कस की है। सेकंड मेथड है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 2 तरह के वर्क होते हैं। फर्स्ट होता है सैलरीड पर्सन और सेकंड होता है बिजनेसमैन। सैलरीड पर्सन को सैलरी मिलती है और जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो दोनों की ही इनकम कितनी हो रही है उसका अगर हम सम अप कर लें तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स द नेट इनकम इज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस अंडरटेकिंग्स ड्यूरिंग अ ईयर इज असेस्ड एंड देन इट इज समड अप। इंडिविजुअल की इनकम हमने ले ली, सेकेंड जो बिजनेसमैन है उसकी आपने इनकम ली, और ये भी आपको क्या लेना है ड्यूरिंग अ 1 ईयर पीरियड, और ये 1 ईयर पीरियड फाइनेंशियल पीरियड होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का। ये इनकम आपने असेस्ड, इसको कैलकुलेट करके इसका हमने एडिशन कर दिया, इसको सम अप कर ली। इस तरीके से हम नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला देखते हैं इसका। सबसे फर्स्ट आएगा आपका सैलरी, वेजेस एंड अदर पेमेंट्स। सैलरी सैलरीड पर्सन को मिल रहा है, वेजेस जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो वर्कर्स हो गए, और अदर पेमेंट्स के अंदर और एक्स्ट्रा जितना भी छोटा मोटा काम किया उससे जो कुछ भी आपको अर्निंग्स होती है जो रिसीव्ड होता है वो आ जाएगा। तो तीनों को आपने ऐड कर दिया, प्लस इंटरेस्ट। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वहाँ से जो इंटरेस्ट की इनकम आपको रिसीव्ड हो रही है वो नेट इंटरेस्ट हम ऐड करेंगे, प्लस रेंट। अगर आपने कहीं किसी को लैंड दे रखी है, कोई बिल्डिंग आपने दे रखी है और वहाँ उस बिल्डिंग से जो रेंट आपको रिसीव होता है वो भी आपकी इनकम होगी, इसको भी आप यहाँ ऐड करेंगे। प्लस ऐड करना है आपको प्रॉफिट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज। नॉन कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जितनी भी है उनका कितना प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे ऐड होगा, प्लस प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर्स बिफोर टैक्सेस। कॉर्पोरेट सेक्टर से जितने भी आपको इनकम हुई है, जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो ऐड करना है, बट इसमें से टैक्सेस आप माइनस कर देंगे। ये टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा है। तो जितना भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है उस बिजनेस में से आपको पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, उसको आप ऐड कर देंगे। तो इंडिविजुअल्स की इनकम आपने देखी, जो सैलरीड पर्सन थे उनकी कितनी सैलरी मिल रही है, कितना वेजेस मिल रहा है, अदर पेमेंट्स क्या है, कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है या कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इन सब का हमने ऐड कर दिया। बिजनेसमैन को जो भी प्रॉफिट रिसीव्ड होता है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है, टैक्सेस निकालने के बाद का जो प्रॉफिट है उसको हम ऐड कर देते हैं। जब ये कैलकुलेशन हो जाती है तो ये टोटल क्या हो गई, हमारी इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। एडवांटेजेस ऑफ इनकम मेथड, टोटल 4 एडवांटेजेस है इनकम मेथड की। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है ये बहुत ही इजी मेथड है। इजी क्यों बोला है? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। जो टैक्स पेयर हैं उन टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है।
सेकंड, जो लोअर सेक्शन के हैं जो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको शेड्यूल ऑफ पॉपुलेशन सेंसस से। तो दो जगह से इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, इनकम टैक्स पेयर थे उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है इनकम की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, एंड सेकंड जो लोअर सेक्शन के ग्रुप है, लोअर सेक्शन के जो पर्सन है जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको शेड्यूल ऑफ पॉपुलेशन सेंसस से। इसलिए बोला कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो कैलकुलेशन है वो भी करेक्ट होती है, एक्यूरेट होती है, इसलिए मेथड बहुत ही ईजी है। सेकेंड है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्टेन्ड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना गैप है या कितने यहाँ पे लेवल्स बन रहे हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले कितने पर्सन हैं, मिडिल क्लास के कितने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के कितने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट सेंसस ऑफ इनकम इज लेस। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है तो एक चीज को एक बार ही कैलकुलेट किया गया है, जो डुप्लीकेसी है या डबल काउंटिंग है इसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती, इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्यूरेट है, रिलेवेंट है और टाइम टू टाइम आपको अवेलेबल हो जाती है। इसलिए इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सही रहता है। लास्ट पॉइंट है आपका मोर एक्यूरेट, बिकॉज स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इज द मेन सोर्स फॉर दिस मेथड। आपको इनकम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिल रही है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से, और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट खुद फील्ड सर्वे करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड देन उसके बाद वो पब्लिश करता है। तो जो पब्लिश्ड डेटा है वो बहुत ही एक्यूरेट और रिलेवेंट होता है। स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए बोला है कि इनकम मेथड बहुत ही एक्यूरेट है। तो 4 एडवांटेजेस हमने इनकम मेथड की स्टडी की है। थर्ड मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आपको क्या करना है, टोटल 1 ईयर पीरियड के अंदर टोटल डिस्पोजेबल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ है इसको कैलकुलेट किया जाता है। इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज ascertained by adding the annual expenditure incurred by various sections of the country on various items। कंट्री के वेरियस सेक्शंस के अंदर वेरियस आइटम्स पे आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, तो अलग अलग सेक्शंस पे आप अलग अलग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट है टोटल 1 ईयर के अंदर उन सब का हम सम अप कर देंगे। देयर आफ्टर द टोटल सेविंग्स आर ऑल्सो एडेड। अब किसी भी पर्सन की इनकम है, उस इनकम के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट आप एक्सपेंडिचर करते हैं एंड सेकेंड इज सेविंग्स। तो एक्सपेंडिचर हमने देखा कि 1 ईयर पीरियड के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर अलग अलग सेक्शंस पे अलग अलग कंट्री के पार्ट में कहाँ पे कितना एक्सपेंसेस हुआ है, तो इन सब का आपने सम अप कर दिया। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, जितनी भी टोटल सेविंग्स है वो टोटल सेविंग्स को भी इसके अंदर ऐड करना है। तो द एग्रीगेट टोटल इज नोन एज नेशनल इनकम। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग्स इज नोन एज टोटल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर 2 ही चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, डिस्पोजेबल टोटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट कितना है एंड टोटल आपकी सेविंग्स क्या है। इन दोनों का सम अप करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात अगर हम एडवांटेजेस की करें तो एडवांटेजेस इसमें इतनी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोर प्रैक्टिकल नहीं है, तो कुछ डिफ़िकल्टीज यहाँ पे देखने को मिलती है। टोटल 4 डिफ़िकल्टीज आएगी नेशनल इनकम को बाय एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करने में। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी आपकी, पीपल स्पेंड स्मॉल अमाउंट्स देयर नंबर इज़ वेरी बिग। आप खुद देखिए डेली रूटीन लाइफ के अंदर डिफरेंट सेक्शंस पे हम कितने स्मॉल अमाउंट्स एक्सपेंड करते हैं। क्या ये सारे एक्सपेंडिचर हमें लर्न रहते हैं, हमें याद रहते हैं, और अगर हम याद भी रखें तो इसका नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इतना सारा एक्सपेंसेस को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। सेकेंड डिफ़िकल्टी, नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स। एक इंडिविजुअल भी अपने एक्सपेंडिचर का रूटीन लाइफ में डेली रूटीन के अंदर जितने एक्सपेंसेस करते हैं हम स्मॉल चार्जेस नहीं लिखते हैं। जैसे मॉर्निंग में मान लीजिए मैंने 10 रुपीज़ का समोसा खाया, उसके बाद में मैंने 100 रुपीज़ का फ्यूल लिया है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स मैंने परचेज़ की 200 रुपीज़ के। तो मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसमें से उनका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है, और प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं होने की वजह से रिलायबल डेटा और रिलायबल इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है।
थर्ड पॉइंट है मोर डिफिकल्टी इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज रिलायबल डेटा आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वैसे भी इनकम बहुत कम होती, बहुत ही लो इनकम हो रही है, और ऐसे केसेस के अंदर एक्सपेंसेस की डिटेल रखना, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और वहाँ तो ये है कि जो बेसिक नीड्स है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर की, ये ही फुलफिल नहीं हो पाती, इतनी भी इनकम नहीं है तो सेविंग्स की बात ही नहीं रहती। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रिलायबल डेटा हमें अवेलेबल नहीं होते, इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम ऐसी कंट्रीज में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है दिस मेथड इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज डिफिकल्ट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्पोजेबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। अगेन वही बात आ गई, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इतना एक्सपेंसेस की डिटेल मेंटेन करना, उसके अकाउंट्स मेंटेन करना और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बहुत बार तो ये होता है कि जो इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं वो अपनी इनकम को लो दिखाते हैं, तो इनकम जब वो कम दिखाते हैं तो एक्सपेंसेस का रेशियो भी कंपेरेटिवली कम दिखाया जाता है। और सेविंग्स, कुछ सेविंग्स को घर में ही रखा जाता है, उसे कहीं किसी में बैंक के अंदर हम डिपॉजिट्स नहीं कर रहे। तो कुछ सेविंग्स ऐसी भी रहती है जो वाइट नहीं होती है ना, कुछ सेविंग्स ऐसी है जिनको हमने गवर्नमेंट से छुपा करके रख रखा है, तो वो रिलायबल डेटा हमें नहीं मिल पाता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड कंपैरेटिवली प्रोडक्शन मेथड और इन प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड से कम एक्यूरेट है और ना ही ज़्यादा बहुत प्रैक्टिकल है कि कंट्रीज इस मेथड से कैलकुलेशन करें। फोर्थ है आपका सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। 3 मेथड्स हम देख चुके हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट है आपका सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इस मेथड को प्रोफेसर रिचार्ड ने दिया था। प्रोफेसर रिचार्ड क्या कहते हैं कि जब आपको किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो जितनी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन को आप क्लासीफाई कर देते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनकी इनकम की इक्वलिटी के रूप में होता है। एक ग्रुप के अंदर जिनकी इनकम इक्वल है उसको आपने रख दिया, सेकंड ग्रुप में के अंदर कुछ वो पर्सन्स आ जाएंगे जिनकी इनकम इक्वल है, ऐसे डिफरेंट आप सेगमेंट्स बना देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन को, और उसके बाद में आप इन सारे ग्रुप्स की जो इनकम है इनको कैलकुलेट कर देते हैं, इसका सम अप कर देते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन। वेरियस सेक्शन के अंदर हमने टोटल जितनी भी पॉपुलेशन थी उसको डिवाइड कर दिया, एंड द पर्सन विद इक्वल इनकम आर क्लासिफाइड इन वन ग्रुप। और हर एक ग्रुप के अंदर जिनकी इनकम इक्वल आ रही है उन पर्सन्स को आप रख देंगे, और एट लास्ट आपको क्या करना है, इतने जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उन सारे ग्रुप्स की इनकम का हम सम अप कर देते हैं, और इस मेथड से हम टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, टोटल नेशनल इनकम निकाल देते हैं आप। तो द मेथड प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। जो नेशनल इनकम आपकी कैलकुलेट होती है इससे आप नेशन की इकोनॉमी का आइडिया लगा सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की टोटल 6 एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज है दिस मेथड इज करेक्ट एंड एक्यूरेट। करेक्ट एंड एक्यूरेट क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकम जितनी भी थी उन सबकी आपने क्या किया, वेरियस ग्रुप्स बना लिए, और ये जो इनकम है वो कहाँ से मिल रहा है हमको, स्टैटिकल डिपार्टमेंट से मिल रहा है। जो इनकम टैक्स पेयर थे वो इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली, और लोअर सेक्शन की आपको शेड्यूल ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस से मिल गई। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, रिलायबल है और एक्यूरेट है, इसीलिए इस मेथड को भी हमने करेक्ट एंड एक्यूरेट कहा है। सेकेंड मेथड, रियल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री में बी नोन। रियल इकोनॉमी क्या है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है हमारे नेशन की इकोनॉमी, ये इस मेथड से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। थर्ड मेथड, थर्ड पॉइंट, हेल्प्स इन स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सेक्शंस के अंदर हमको स्टडी करने के लिए डिटेल्स मिल जाती है। फर्स्ट प्रोडक्शन के अंदर, सेकंड कितना इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, एंड थर्ड कितना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हुआ है, कितना एम्प्लॉयड पर्सन है, कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है, ये डिटेल आपको मिल गई। कितना आपका प्रोडक्शन हुआ है और कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस मेथड से मिलती है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, simple and double accounting method. That's why the major national income results are more correct and accurate. एक तो ये बहुत ही सिंपल है, और सेकंड क्या होता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम से ये कैलकुलेट होता है, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है नेशनल इनकम की, जो रिजल्ट्स हमारे पास में आते हैं वो बहुत ही करेक्ट एंड एक्यूरेट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग द इकोनॉमी में बी नॉन।
जो भी न्यू यहाँ पे ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे इकोनॉमी के अंदर, वो भी इसी मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एंड लास्ट एंड फाइनल 6 पॉइंट है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, द पर्सन एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी यहाँ पे पीपल्स है जिनकी नेशनल इनकम हमने कैलकुलेट की थी, इन सारे पर्सनस की और जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस चल रहे, उन ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टोटल 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट था हमारा प्रोडक्शन मेथड, सेकंड हमारा इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड एंड फोर्थ वन इज सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। इसमें से 2 मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, वो है आपका प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड। थर्ड हमने एक्सपेंडिचर मेथड की स्टडी की थी, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। और फोर्थ मेथड है सोशल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। ये भी पॉपुलर हुआ है, क्यों? क्योंकि इससे हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।